दलित चिंतन पर कमल भारती जी की चौथी पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हम इसके फर्स्ट आर्टिकल को पढ़ चुके हैं, जो था सवर्ण वर्ग को नंगा कर दिया मंडल आयोग ने। इसके तहत हमने जाना कि मंडल आयोग की सिफारिशें 1990 के शुरुआती दौर में जब लागू हुई थी तो किस तरीके से सवर्ण लोगों ने इसका विरोध किया था। ये विरोध पत्र पत्रिकाओं और अखबारों तक ही सीमित नहीं था, सड़कों पर भी पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया गया और विश्वविद्यालय यहाँ तक के छोटे छोटे स्कूलों के बच्चे तक इस विरोध प्रदर्शन में घसीट लिए गए थे। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और आज हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का दूसरा लेख है एक फैसला मनुस्मृति से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्सर हम न्यायालयों में कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं और ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? मनुस्मृति को बनाए रखने का सिस्टम है। रतन जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सरकारें जो काम खुद नहीं इंप्लीमेंट कर पाती हैं या जो कायदे कानून सरकारें इंप्लीमेंट नहीं कर पाती हैं वे सरकार द्वारा इंप्लीमेंट करवाए जाते हैं। इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम जो है ये मेंटेन करके रखे गए हैं आजादी के इतने सालों बाद भी। इसी के ऊपर आज का ये आर्टिकल है, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो चलिए, एक फैसला मनुस्मृति से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू का यह फैसला कि विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी के क्षेत्रों में आरक्षण की नीति असंवैधानिक है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो इसलिए कि फैसला संबंधित याचिका की सीमा के अंतर्गत नहीं है और दूसरा इसलिए कि विद्वान न्यायाधीश ने संविधान की ओट में अपनी जातीय दुर्भावना को व्यक्त किया है। किस तरह? ये पूरे आर्टिकल के जरिए इन्होंने समझाया है कमल भारती जी ने। और इसके लिए उन्होंने संविधान की धाराओं की जो गलत व्याख्या अपने तरीके से की है उसमें एक दलित विरोधी हिंदू मानस की चेतना सुविचारित है। अतः इस फैसले के विरुद्ध यदि दलित वर्गों का रोष कुछ जनपदों में इस सीमा तक चला गया कि न्यायमूर्ति के पुतले जलाए गए, तो यह उत्तेजना निराधार नहीं है, बल्कि संतोष किया जाना चाहिए कि असमानता से निरंतर पीड़ित दलित वर्गों ने अभी अलोकतांत्रिक मार्ग नहीं अपनाया है। न्यायमूर्ति काटजू ने अपने निर्णय में कहा है कि अब न्यायमूर्ति काटजू ने क्या बोला, ये सुनिए। संविधान की धारा 15(4) और 16(4) में प्रदत्त आरक्षण की नीति आधारभूत रूप से एक समझौता है, किंतु मेरी खुद की राय है कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में आरक्षण असंवैधानिक है। बाकी सब जगह पर आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन ये जो साइंस और विज्ञान से रिलेटेड चीजें हैं वहां पर जो है आरक्षण असंवैधानिक है। ये अपने आप में एक बड़ा हास्यास्पद स्टेटमेंट है, मैं समझती हूँ। कमल भारती जी ने भी इसको बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया है, उसे सुनिए। कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी होती है कि वे जाति, धर्म, व्यक्तिगत भावना और विचार को महत्व नहीं देती। हजारों वर्षों का हिंदू कानून सदैव ऊंची जातियों का पोषक रहा, जिसके परिणाम स्वरूप करोड़ों मनुष्य अछूत बनाकर रख दिए गए। न्यायमूर्ति काटजू ने अपने फैसले में अपनी निजी भावनाओं को स्थान देकर हिंदू कानून का समर्थन तो किया ही है, साथ ही अपने पद के साथ अन्याय भी किया है। अन्यथा वे जरूर देखते कि संविधान की जो धाराएं अन्य क्षेत्रों में आरक्षण के लिए वैध हैं, वे अचानक विज्ञान के क्षेत्र में अवैध कैसे हो गईं। न्यायमूर्ति ने कहा कि विज्ञान की कोई जाति नहीं होती, इसलिए रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित और अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं या कॉलेजों में प्रवेश देने हेतु श्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए और इसमें जाति और धर्म आड़े नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई लिखाई इन सब चीजों की कोई जाति होनी भी नहीं चाहिए, होती भी नहीं है, लेकिन इन सब चीजों को जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उनकी तो जाति होती है। यह एक बेहुदा तर्क है जो विद्वान न्यायाधीश की योग्यता पर ही एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। क्या यह जातीय विभाजन बुद्धिमत्तापूर्ण है जो विज्ञान पर लागू होता है किंतु अन्य विषयों के क्षेत्र उससे अछूते रहते हैं?
क्या न्यायमूर्ति अपने बचकाने तर्क से विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी के क्षेत्रों में ऊंची जातियों के एकाधिकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या वे इस बात पर बल नहीं दे रहे हैं कि दलित जातियों की हैसियत केवल साहित्य, इतिहास और कला विषयों के अध्यापक या लिपिक वर्गीय पदों तक ही सीमित रहे? मतलब सिर्फ क्लर्की भरे काम वे करे, साहित्य पढ़ाए, विज्ञान न पढ़ाए। न्यायमूर्ति काटजू के फैसले में उनका जातीय पक्षपात उनके हर वाक्य में मुखर हुआ है। वे कहते हैं, अब और सुनिए ये फैसला क्या है। जातीय आधार पर आरक्षण 1% को लाभ दे सकता है, पर वहीं 99% को हानि पहुंचाता है। वे एक अन्य पैरे में कहते हैं, मतलब अन्य पैराग्राफ में, कि आरक्षण नीति का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है, जबकि विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्रों में जातिगत आधार पर आरक्षण सामाजिक कल्याण नहीं बल्कि अहित ही करेगा। क्या न्यायमूर्ति बताएंगे कि हजारों वर्षों से शिक्षा पर ब्राह्मणों का, भूमि पर ठाकुरों का और व्यापार में बनियों का एकाधिपत्य क्यों है? क्या शिक्षा, भूमि और व्यापार की भी जाति होती है? क्या ये जाति के आधार पर ऊंची जातियों का 100% आरक्षण नहीं है? यदि जाति आधार पर आरक्षण हानिकारक है, तो टट्टी साफ करने का काम भी ऊंची जातियों को क्यों नहीं दिया जाता? जी हाँ, यही शब्दावली कमल भारती जी ने इस्तेमाल की है। सारे गंदे काम दलितों के हिस्से में क्यों हैं? क्या ये व्यवस्था न्यायपूर्ण है? यदि दलित जातियां जातीय वर्चस्व को तोड़कर सभी क्षेत्रों में विकास के समान अवसर चाहती हैं, तो विद्वान न्यायाधीश को इसलिए सामाजिक कल्याण नहीं लगता, क्योंकि उनकी आस्था भारतीय संविधान में नहीं बल्कि मनुस्मृति के शासन में है। तो शुरू से ही ये बात रही है अदृश्य तौर पर, लेकिन फैसलों में ये बात उजागर हो जाया करती है। न्यायमूर्ति काटजू एक और तर्क देते हैं कि वास्तव में एक अक्षम डॉक्टर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उसी प्रकार से खतरनाक है जिस तरीके से अक्षम अभियंता त्रुटिहीन पुलों और भवनों का निर्माण न कर जन सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। इसलिए वह हमारे जीवन और मरण का सवाल है। तो ये न्यायमूर्ति कह रहे हैं काटजू जी कि मेरिट वो डिसाइड कर रहे हैं कि मेरिट जो है वो सिर्फ सवर्णों के पास होती है और अछूत जातियों के पास कोई मेरिट नहीं होती है। अब इसके तर्क में कमल भारती जी कितने मजबूती से खड़े हैं, ये बहुत सुखद है। सुनिए, ये संविधान की रक्षा के लिए बने न्यायालय का फैसला है या सनातनी हिंदू नेता का भाषण है, जो हिंदू समाज व्यवस्था की तुलना के लिए जीवन और मरण का प्रश्न खड़ा करके दलितों के विकास को रोक देना चाहता है। दलित वर्गों के लोग जब पूरी तरह हिंदू समाज व्यवस्था में पशुवत दास थे और विज्ञान, चिकित्सा तथा तकनीकी के क्षेत्रों में सभी अवसर ऊंची जातियों को प्राप्त थे, तो इन एकमात्र योग्य और सक्षम ठेकेदारों पर रहते हुए देश गुलाम कैसे हो गया? आज भी इन क्षेत्रों में दलितों की भागीदारी कितनी है? आरक्षण का जो भी कार्यान्वयन हुआ है उसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में दलितों की विदिन ब्रैकेट आबादी की दृष्टि से भागीदारी 6% और सब प्रकार की नौकरियों को मिलाकर कुल 4% भागीदारी है। 100 में हम कहते हैं कि 85 भाग जो है वो हमारा है, लेकिन जो भागीदारी है हम लोगों की नौकरियों में, शिक्षा के क्षेत्र में, वो कितनी कम है? वो 5% से भी कम है। मुसलमानों का प्रतिशत क्रमशः 12 और 8% है। इस प्रकार शिक्षा और नौकरियों में सवर्ण हिंदुओं की भागीदारी क्रमशः 80% और 87% है। देखिए, जो संख्या में मात्र 15% है सवर्ण, उनकी भागीदारी कितनी ज्यादा है, किस तरीके से उनका कंट्रोल है सभी जगहों पर, सभी संसाधनों पर। ये आंकड़े क्या स्पष्ट करते हैं? यही ना कि हिंदू सवर्ण ही चिकित्सक और अभियंता के पदों पर आसीन हैं और क्षेत्रों में जितनी भी अयोग्यता और अक्षमता दिखाई पड़ती है वह उन्हीं के कारण है। विद्वान न्यायाधीश को मालूम होना चाहिए कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के निर्माण विभाग के जिन
दर्जन मुख्य अभियंताओं के भ्रष्टाचार के चरित्र अखबारों में प्रकाशित हुए थे। वे सभी सवर्ण थे। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था, दवाओं की अवैध बिक्री, मरीजों के साथ खिलवाड़ आदि मामलों के दोषी विभागीय विवेचनाओं में सवर्ण चिकित्सा अधिकारी ही पाए गए हैं। किडनी चोर कौन कौन से डॉक्टर हैं, इसकी भी स्क्रूटिनी होनी चाहिए। उनकी भी जाति देखकर मेंशन किया जाना चाहिए। आगे सुनिए। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जिन वैज्ञानिकों पर जो सभी सवर्ण हैं, हमारी सरकार शोध के लिए करोड़ों रुपए व्यय कर रही है, यदि उसका लेखा संपरीक्षण मतलब ऑडिट कराया जाए, स्क्रूटिनी कराई जाए, छानबीन कराई जाए, तो उसमें बहुत से वैज्ञानिक लाखों रुपयों के भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाएंगे। दलितों पर अयोग्यता और अक्षमता का आरोप न लगाइए न्यायमूर्ति जी। भारत की माटी के साथ बेईमानी दलितों के खून में नहीं है। और ये उस समय का आर्टिकल है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो कल्याण सिंह थे, जो एक भाजपा के कार्यकर्ता थे। न्यायमूर्ति काटजू कहते हैं कि आज हमारा देश अपने ज्ञात इतिहास के 6000 वर्षों में सबसे बुरी हालत से गुजर रहा है, क्योंकि आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है और मंडल आयोग की सिफारिशें जो है वो लागू कर दी गई हैं। इसलिए इन्हें लग रहा है कि अब तो हम लोगों का पतन शुरू हो गया है। कहते हैं ना, वो कलयुग चल रहा है, सतयुग खत्म हो रहा है। तो कलयुग क्या है? कलयुग यही है कि जब हमेशा से दमित शोषित जातियां जो हैं वो अपने उभार पर आ जाती हैं, उसे ये लोग कलयुग कहते हैं। अब कमल भारती जी का तर्क सुनिए। लेकिन यह बुरी बात है क्या? और इसका विज्ञान के क्षेत्र में आरक्षण की नीति से क्या संबंध है? क्या वे जानते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में दलितों का प्रवेश कितना है? ये ठीक से 0.5% भी नहीं है। तब क्या देश की बुरी हालत का रोना इसलिए रोया जा रहा है कि दलितों के साथ अस्पृश्यता बरती जाए? ये बहुमंजिली इमारतें, विशाल कोठियां, आलीशान बंगले जो दिन दूनी रात चौगुनी गति से निर्मित होते जा रहे हैं, ये नित्य उद्घाटित होते बड़े बड़े प्रतिष्ठान, शोरूम, औद्योगिक आस्थानों में ये ऊंची ऊंची इकाइयां, तो यहाँ पर औद्योगिक संस्थान नहीं लिखा है कमल भारती जी ने, आस्थान लिखा है, क्योंकि ये संस्थान को चलाने वाले जितने भी लोग हैं वे आस्थावान होते हैं। संस्थान संस्थागत तरीके से नहीं, आस्थावान तरीकों से चलाए जा रहे हैं। इसलिए बहुत बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर कमल भारती जी ने किया है कि औद्योगिक आस्थान है। सुनिए, औद्योगिक आस्थानों में ये ऊंची ऊंची इकाइयां, ये चमचमाती कारें, हवाई यात्राएं, विदेश में सैर सपाटे, क्या ये सब देश की बुरी हालत की कहानी कहते हैं? आपको दिखाया जाता है कि देश बड़ी बुरे दौर से गुजर रहा है और खुद इनके बच्चे जो है विदेशों में पढ़ते हैं, आपके बच्चे कांवड़ ढोते हैं और ये आपको हिंदू राष्ट्र के लिए उकसाते हैं, और इनके बच्चे जो हैं वो विदेशों की नागरिकता लेके बड़े सुकून से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें वहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू राष्ट्र है कि ईसाई राष्ट्र है। प्रतिष्ठित संभ्रांत कॉलोनियों में कितनी कोठियां दलितों की मिलेंगी? औद्योगिक आस्थानों में क्या एक भी इकाई किसी दलित की है? महानगरों में जगमगाते बाजारों में क्या 2-4 प्रतिष्ठान भी कोई दलितों के गिना सकता है? यदि नहीं, तो न्यायमूर्ति को यह मालूम होना चाहिए कि देश बुरी हालत में नहीं बल्कि अच्छी हालत से गुजर रहा है। ऊंची जातियों की जो शानदार स्थिति आज भारत में है, वैसी तो 6000 वर्षों के ज्ञात इतिहास में तो क्या ब्रिटिश भारत में भी नहीं थी। सच तो यह है कि भारत में यदि कोई बुरी हालत में है तो वह सिर्फ दलित पिछड़ा समाज है, और ये देश यदि किसी के लिए स्वर्ग है तो वह सिर्फ सवर्ण हिंदुओं के लिए है। यहाँ पर इन्होंने ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन किसी को शामिल नहीं किया है, मुसलमानों को भी नहीं किया है। सिर्फ सवर्ण हिंदू के लिए देश स्वर्ग है, बाकी सबके लिए इन्होंने नर्क जैसी हालतें बना रखी हैं। दलित जातियां आज भी अछूत हैं, गंदे काम करने को मजबूर हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं, अशिक्षित हैं और स्वाभिमान से शून्य हैं, जबकि हम कुछ ही वर्षों में अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती मना रहे होंगे। न्यायमूर्ति काटजू कहते हैं कि सामाजिक विचारों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों को निश्चित रूप से मदद मिलनी चाहिए, लेकिन देश का हित सर्वोपरि है। मतलब अछूतोद्धार नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की
छूट नहीं देनी चाहिए, आरक्षण हटा देना चाहिए और मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को खारिज कर देना चाहिए। तभी ये देश हित में होगा। कोई उनसे पूछे कि वे याचिका पर फैसला दे रहे हैं या देश हित की चिंता कर रहे हैं। वे जिन ऊंची जातियों के लोगों को देश का हितैषी मानते हैं, क्या वे जानते हैं कि वे देश हित से कितना जुड़े हैं? 25 वर्ष तक प्रधानमंत्री कार्यालय से गोपनीय दस्तावेज चोरी कर विदेशों को बेचने वाला कुमार कौन है? अब यहाँ पर पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं सवर्ण जातियों का। इसे जरा ध्यान से सुने जाने की जरूरत है। किस किस क्षेत्र में बात कर रहे हैं कमल भाटी जी? 25 वर्ष तक प्रधानमंत्री कार्यालय से गोपनीय दस्तावेज चोरी कर विदेशों में बेचने वाला कुमार कौन है? ये हर्षद मेहता कौन है? प्रतिभूति घोटाले में गिरफ्तार बैंकों के अधिकारी कौन हैं? प्रतापगढ़ में सैनिक विधवाओं के लाखों रुपए डकारने वाले कौन हैं? ये नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले कौन हैं? हरियाणा की जींद शहर में अपना घर के मासूम बच्चे को बेचने वाली समाज सेविका कौन है? पुरुष तो पुरुष, स्त्रियां तक इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं। सवर्ण स्त्रियों की बात कर रही हूं मैं। इलाहाबाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट करने वाले परीक्षा नियंत्रक कौन है? प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच में KNIT सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का बर्खास्त निदेशक कौन है? इलाहाबाद के समाज कल्याण कार्यालय का लेखा रिकॉर्ड जलाने वाला अधिकारी कौन है? लखनऊ में नारी देह का अड्डा चलाने वाला राज्य लॉटरी का निदेशक कौन है? बिहार सरकार के करीब 2000 कार्यालयों में 1 अरब 14 करोड़ रुपयों का गबन करने वाले अधिकारी कौन है? पुलिस की सांठगांठ में वनों में वृक्षों की अवैध कटाई करने वाले कौन है? रासायनिक के साथ मिलाकर सोने की तस्करी के अपराध में दक्षिण दिल्ली में गिरफ्तार राकेश कुमार शर्मा कौन है? लखनऊ में प्राचीन वस्तुओं की तस्करी और भ्रष्टाचार में डूबे पुरातत्व अधिकारी कौन है? ये सूची और भी लंबी जा सकती है। ये सभी लोग ऊंची जातियों के लोग हैं। क्या न्यायमूर्ति बताएंगे कि ये कारनामे देश हित की परिधि में कैसे आते हैं? यदि नहीं आते हैं तो क्या सच ये नहीं है कि अपराध और भ्रष्टाचार की कोई जाति नहीं होती है और जाति के आधार पर किसी को भी देश का हितैषी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दलित वर्गों के अधिकारी तथा कर्मचारी भी भ्रष्टाचार से रहित नहीं कहे जा सकते, किंतु न्यायमूर्ति काटजू देश हित को जाति से जोड़कर उसी जाति का समर्थन कर रहे हैं जिसके आधार पर वे आरक्षण नीति को असंवैधानिक करार देते हैं। क्या विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी के क्षेत्रों में योग्यता का प्रश्न सार्थक है? क्या चिकित्सा शास्त्र की डिग्री लिए बिना ही दलित छात्र को डॉक्टर बनाए जाने का प्राविधान आरक्षण नीति में है? क्या तकनीकी शिक्षा उत्तीर्ण किए बिना ही दलित व्यक्ति को अभियंता बनाए जाने का शासनादेश है? यदि नहीं है और दलित छात्रों में भी उसी प्रतिस्पर्धा और प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ता है जिससे अन्य छात्र गुजरते हैं, तो न्यायमूर्ति काटजू अपने फैसले में योग्यता का प्रश्न किस आधार पर उठाते हैं? क्या उनका स्पष्ट अर्थ दलितों की प्रकृति दत्त शक्तियों का विकास रोकने के उद्देश्य से उनको हेय बनाकर प्रस्तुत करना नहीं है? बिल्कुल वाजिब सवाल है ये। कोई भी पद हासिल करने के लिए आपको उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वही एग्जाम देने पड़ते हैं, वही तैयारी करनी पड़ती है। एग्जाम के नंबरों में हो सकता है 2, 3, 4% की छूट आपको मिल जाए, लेकिन आपको वो एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। आपको हर चीज वैसी ही करनी पड़ती है जैसे एक सामान्य श्रेणी का छात्र करता है। आरक्षण में ये कभी नहीं कहा कि इन्हें मुफ्त की रेवड़ियां बांट दो, जैसे कि लेटरल एंट्री के तहत बांटी जा रही हैं। दुर्भाग्य से न्यायमूर्ति काटजू का फैसला ऐसा ही है। वे दलित विरोधी भी है और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक सिद्धांतों के भी विपरीत है। इस फैसले का कार्यान्वयन
निश्चित रूप से सभी शिक्षण संस्थान जो सवर्णों के नियंत्रण में है खुशी खुशी करेंगे। इसका अर्थ ये होगा कि दलित बच्चे अब विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी विषयों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि उनका विज्ञान का अध्यापक होना भी कठिन हो जाएगा। लाखों दलित बच्चे जो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, चिकित्सा और तकनीकी के क्षेत्रों में योग्यता हासिल करना चाहते हैं, इस फैसले के कार्यान्वयन से अंधे भविष्य की ओर चले जाएंगे। उनमें कुंठाएं पलेंगी और ये कुंठा उन्हें कुछ भी बना सकती हैं, प्रतिक्रियावादी भी और प्रतिहिंसक भी। जो दलित छात्र जाति की संकीर्णताओं को त्याग कर समानता और बंधुत्व के आधार पर हिंदू समाज से जुड़ना चाहते हैं, क्या होगा यदि वे अलगाववाद का रास्ता अपना ले? क्या न्यायमूर्ति काटजू जानते हैं तब देश किस स्थिति से गुजरेगा? 26 जून 1992 में यह आर्टिकल लिखा गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके क्या सवाल हैं? आप क्या सोचते हैं न्यायालयों में इस तरह के दिए गए फैसलों के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। और यदि ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक्टिविटीज जो है अम्बेडकरनामा की पीछे से ही रोक दी गई हैं। आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचने दिए जा रहे हैं इंटेंशनली। यूट्यूब के द्वारा ही इसे आप जनेऊ लीला कह सकते हैं। जनेऊ लीला चल रही है अम्बेडकरनामा के साथ। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप लोग नोटिफिकेशन तक पहुंचे। हर सुबह 6 बजे ये लेख जो है आपके लिए मैं पढ़ती हूँ, इन्हें अपलोड करती हूँ। अब आपका भी फर्ज है कि आप नोटिफिकेशन तक पहुंचे। चलिए अब मुझे आगे दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।